नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। इसमें है जो सिर्फ एस्थेटिक्स क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आपको पता है ये यूडिटेरिया बुक से लिया गया है। इसमें जो है आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सकें। और अभी तक जो जितना भी वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें आपको, 13 मार्च से बिहार दरोगा का स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू बना रहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा करके एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल से ज़रूर जुड़िए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फिरोज शाह क्या है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। कहता है फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो यह किया गया आपको 1885 में। कब? 1885 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1885। आगे कहता मातृ घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। कहता मातृ घाटी मृत घाटी क्या मृत घाटी डेथ वैली जो है यह क्यों प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपको अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो कथन दिया गया इनमें कौन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो यह सही है। कहता है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नहीं, ये बांगर नहीं, खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये गलत है। आगे कहता है कि जलोढ़ मृदा में जो होता है पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो यह सही है। तो आपको 1 और 2 दोनों सही है और सही ढूंढने के लिए कहा गया, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। कहता सूर्य ग्रहण जो है किस स्थिति में होता है। तो ये जो होता है आपको चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में देशों में से कौन सा शीर्ष पर। कहता है यूरेनियम के भंडार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के भंडार में सबसे शीर्ष पर है। सी नंबर से आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो ये आपको डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये जो आपको सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों आपको 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार के बीच है। तो ये सही है। ये तीनों आपको ऊपर का सही दिया गया है। डी नंबर गलत है, जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था ओलबिल क्या है, ओलिव रिडले कछुआ जो है कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो इसके लिए जो प्रचलित है ये आपको भीतरकनिका क्या है, भीतरकनिका प्रचलित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। कहता है वह कौन सा वन क्षेत्र है जिसे पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमेजन वर्षावन क्या है, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो ओजोन परत को सर्वाधिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो ये है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। कहता पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किया था आपको A.G. टांसले ने। किसने? A.G. टांसले ने किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या फिर नदियाँ कौन है।
निम्नलिखित में से वो कौन सी नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, माही भी प्रवाहित होती है और ताप्ती भी, लेकिन महानदी नहीं होती है। तो आप इसको इस प्रकार आपको 1 2 3 यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रियाएं हैं? तो ये जो अभिक्रिया है आपको, यह अभिक्रिया आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण जो नहीं है यह आपको अवक्षेपण, क्या अवक्षेपण जो है यह ऑक्सीकरण नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से कहता है निम्न में से कौन सा वह धातु विद्युत का सुचालक कहता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा वह धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वह धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर जो है किसका बहुलक है? रबर तो आपको पता है कि आइसोप्रीन का बहुलक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। आगे कहता है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कहता है कि वास्तविक वस्तु जो होता है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा समतल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर भी कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि ये स्टैटिक्स जीके है जो कि प्रतिदिन आपको 8:30 बजे 8 बजे शाम को मिल जाया करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? कहता विद्युत चुंबक जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के क्षार का, किस पदार्थ के बने क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्कीकरण विधियां हैं? कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो मिश्रण का पृथक्कीकरण विधि है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा खवारकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, ये सभी है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे कहता है मनुष्य में, आइए देखते, कहता मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? कहता मनुष्य में जो मादा प्रजनन अंग है इसे कौन सा हार्मोन स्रावन होता है ये आपको बताना है। तो आपको होता है एस्ट्रोजन, प्रोटोएस्ट्रोन और सिलेक्सिन, ये तीनों स्रावित होता है। तो आपको यह डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा जा रहा है। तो सूची 1 में आपको विटामिन दिया गया है और 2 में आपको उसका प्रभाव दिया गया, तो ये आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है ये टेकोफेरोल जो है, टेकोफेरोल आपको ये इसका बेरी पे इसका प्रभाव क्या होता है? इसके कमी से बेरी रोग होता है। तो आपको 2 मिल जाएगा इससे। और नेफ्थोक्विनोन जो है, नेफ्थोक्विनोन ये आपको चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्रावित होता है, तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। और थायमिन जो है यह आपको ये टेकोफेरोल जो आपको जनन क्षमता की कमी होता है, जनन क्षमता की कमी होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको गलत हो गया है। ये जो आपको टेकोफेरोल आपको जनन क्षमता की कमी हो जाएगा, ये 3 से मिल जाएगा। आपको नेफ्थोक्विनोन जो है ये आपको चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं जमता है इसलिए अधिक स्रावित होता है, ए हो जाएगा। और थायमिन जो है, थायमिन की कमी से आपको बेरी रोग होता है, तो यहाँ आपको बी हो जाएगा। और बाकी साइनोकोबालिन जो है, कोबालमिन, ये आपको तंत्र की गड़बड़ियों को से संबंधित है, ये आपको 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको 3 1 2 और 4, ये आपको बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अमीबा में क्या है? अमीबा में
भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है किसके कारण होता है, किसके द्वारा? तो ये जो होता है ये आपको कूटपाद के कारण होता है, इस कूटपाद के द्वारा होता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? कहता है निम्न में से वह कौन है जो ऊर्जा का मात्रक है? तो आपको जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा जूल। आगे कहता है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया? कहता है संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भाग 9 के खंड ख में। यहाँ आपको सी नंबर सेंसर हो जाएगा भाग 9 के ख में। चलिए आगे है दोस्तों, इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक शेयर जरूर करिए और प्रत्येक दिन रिवीजन जरूर करिए। और इससे पहले जितने भी सेशन हो चुका है अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कहता है नीचे दिए गए कथन जो है इस पर विचार व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, यह गलत है। आगे कहता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये आपको 2 नंबर सही है। कहता उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में जो दिया गया कहता है ये कौन सही है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यह भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, तो यह भी सही है। यह 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था। कब? 1976 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी। आगे कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, यह गलत है। 12 नहीं 11 है, ध्यान में रखिएगा, 12 नहीं 11 है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा 1 2 3 सही है, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 1919 क्या 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कहता 1919 के भारत शासन अधिनियम जो है इसके बारे में इनकी कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण किया गया, सही है। प्रांतों को क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, यह भी सही है। इसके तहत इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था, तो यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जो सौंपा गया था, तो यह सौंपा गया था आपको डॉक्टर जॉन मैथाई को। किसे? डॉक्टर जॉन मैथाई को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा। क्या? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण जो है ये आपको नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हमें भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलता रहे काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता लॉर्ड डलहौजी क्या? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अवध। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अवध। आगे कहता है सामाजिक धार्मिक क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह क्या है? बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम जो पारित किया गया था यह पारित किया गया था आपको 1930 में। कब?
1930 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि सरदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो बाल विवाह को रोकने से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 30 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1930 में। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। कहता है भारत में हुए किसान आंदोलन जो हुआ था, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह किया गया था आपको एन.जी. रंगा के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। इंडियन मिरर समाचार पत्र जो था, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। कहता कांग्रेस का वह कौन सा अधिनियम था जिसके दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया था, तो ये था आपको 1909 लाहौर अधिवेशन। सी नंबर से आंसर होगा 1909 लाहौर अधिवेशन। आगे कहता मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया था मुस्लिम लीग जो है इसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था, यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। कब, 16 अगस्त 1946 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था इसके संबंध में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो आपको कहता है कि जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरिए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यह भी सही है। जब 3 सही हो गया तो चौथा गलत हो ही जाएगा, क्योंकि गलत ढूंढने के लिए ही कहा गया था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। कहता भारत में चांदी जो है सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी, तो यह पाया गया था आपको हड़प्पा सभ्यता काल में। कब, हड़प्पा सभ्यता काल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। कहता वह कौन से शासक थे जिन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये किया था आपको हर्ष ने। किसने, हर्ष ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हर्ष। आगे कहता निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा संत है जिन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, तो ये है आपको चैतन्य महाप्रभु को। किसे, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। कहता है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा धर्मपाल। आगे कहता है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध को सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक था जिन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, जिसका नाम जीवक था, उसे भेजा था, तो ये भेजा था बिंबिसार ने। किसने, बिंबिसार ने। सी नंबर से आंसर होगा बिंबिसार। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस शासनकाल में किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। कहता है इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ए नंबर से आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे कहता हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी यह किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आपको कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है,
रचित थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या है, अमहा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस शासक का, सॉरी, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा वायसराय रहा है जिसका शासनकाल कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड लिनलिथिगो का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। कहता एनाटॉमी जो है यह विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, क्या जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में? तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है आपको विदेशी विदेशी निवेशियों की आय को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बाजार में, क्या है, बाजार में, सॉरी दोस्तों, कहता है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बाकी आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस, ये तीनों जो आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष की गई है? भारतीय आयात निर्यात बैंक जो है इसकी स्थापना आपको 1982 में की गई। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1982 में। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? कहता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इससे जो है IMF के द्वारा, क्या IMF के द्वारा जारी किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा IMF। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी स्टैटिक्स जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसे हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। तो चलिए हम अब लोग कुछ स्मरणीय तथ्य हैं इसे देख लेते हैं। कहता है बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया? कहता बिम्बिसार जो है किसे हराकर अंगराज्य को जो है मगध में मिलाया था? तो ये ब्रह्मदत्त को हराकर, किसे, ब्रह्मदत्त को हराकर। तो आइए हम लोग इसी के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ देखते हैं। कहता है इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। किसे? मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। किसने? बिम्बिसार ने। कहता है इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। ऊपर भी हम लोग एक क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बिम्बिसार जो है अपने राज्य वैद्य जिसका नाम जीवक था उसे बुद्ध की सेवा में भेजा था। आगे कहता है इसकी हत्या जो है इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। सही है, आपको बिम्बिसार की हत्या जो उसका ही पुत्र अजातशत्रु ने किया था। आगे कहता है अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने बिम्बिसार जो है लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितने? 32 वर्षों तक। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। देखिए अजातशत्रु जो है अपने पिता बिम्बिसार का हत्या किया था और अजातशत्रु का पुत्र उसका हत्या जिसका नाम अजातशत्रु का भी हत्या उसका पुत्र ने ही किया था जिसका नाम उदयन था। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। आगे कहता उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। उदयन जो है पाटलिग्राम की स्थापना की थी। आगे कहता है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र से जो है
राजधानी वैशाली किसने स्थापित की थी? ये आपको शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। कहता कालाशोक जो है पुनः अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। देखिए शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था राजधानी को, और फिर कालाशोक जो है, जब कालाशोक का शासन आया था तो उन्होंने वैशाली से फिर पुनः पाटलिपुत्र ही राजधानी को ले आया। ध्यान रखिएगा। आगे का था बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ये ध्यान में रखिएगा। आगे का था शिशुनाग जो है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था। कौन? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था ये नंदीवर्धन था, और नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद, क्या? नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद को माना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया है। किस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर किया है। तो इतना फैक्ट उम्मीद है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिला होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसी प्रकार आप प्रत्येक दिन पूरा रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।